नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं एडवोकेट अचिंत उपाध्याय आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ जो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को दर्शाता है उसको लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। और आपके अपने यूट्यूब चैनल द रियल स्टडी पॉइंट पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ा दिया है। आज चैप्टर 23 है संघ की विधायिका या संसद पार्ट 1 लोकसभा। और इससे पहले मैंने 22 मतलब 22 चैप्टर पूर्ण करा दिए हैं और आगे इस तरह से हमारा क्रम पूरा का पूरा चलता रहेगा जब तक कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। तो बने रहिए दोस्तों, हर चैप्टर में हमारे साथ आते हैं चैप्टर पर। और आज मैं जो आपको इसमें क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें बताऊँगा, उस चीज़ के बारे में आप डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें आपको बता दूँ, विधायिका का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। इसमें लोकसभा की सीटों का आवंटन, इसके बारे में बताऊँगा। लोकसभा के विषय में संविधान संशोधन एंड लोकसभा में सीटों का आरक्षण, लोकसभा में सीटों पर निर्वाचन और लोकसभा की अवधि जो टेन्योर होता है उसके बारे में, लोकसभा के अधिवेशन सेशंस के बारे में। तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम आज बताने वाले हैं। कॉपी पेन पेंसिल जो भी है आपके पास लेकर बैठ जाए। सारी चीज़ों को आप पेन डाउन करें या आप फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपकी मेमोरी में बना रहे और आप इसे दोबारा देख सके। दोस्तों, विधायिका लेजिस्लेचर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 स्तंभ पर हमारा देश चलता है, जिसमें चौथा स्तंभ आ जाता है जिसमें संविधान का जिक्र बिल्कुल नहीं है, जिसे हम कहते हैं मीडिया। मतलब कि जिससे हम खबर प्राप्त करते हैं, न्यूज़ लेते हैं, वो मीडिया चौथे स्तंभ में रखा जाता है। लेकिन जो संविधान में लिखित है, संविधान में जो बताता है और जिससे सारी कार्य चलता है, कार्यपालिका और फिर न्याय मिलता है, न्यायपालिका, तो इन्हीं 3 स्तंभ को बताया गया है। तो उसमें सबसे पहला जो स्तंभ है विधायिका, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। विधायिका का मतलब होता है विधायन, लेजिस्लेशन, मतलब कि कानून को बनाना। तो कानून को बनाने का जो काम है वो विधायिका का है। विधायिका में जिसे हम कहते हैं विधायक, सारे के सारे जो राज्य हैं उनके एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक वो आते हैं और उन्हीं के वोट से, उन्हीं के बहुमत से कानून बनकर तैयार होता है, जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से एक समझाने के लिए बताया हुआ है। आगे इसके जो है आगे इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, या विधायिका, संसद, इन सारी जो नाम हैं ये सब लेजिस्लेचर हैं। इसको हम संसद भी कहते हैं, वो सब इसी से ही सिनोनिमाइज करते हैं, जिसे हम पर्यायवाचित करते हैं एक ही वर्ड से। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में संसदीय शासन व्यवस्था को निभाया है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में विधायिका तथा कार्यपालिका का सुंदर मेल दिखाई देता है। भारतीय संविधान के तहत केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है और इस संसद को द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित किया गया है। पहला आप देख सकते हैं लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद के 3 अंग हैं। मतलब जो संसद बनती है वो 3 अंगों से बनती है। पहली आप जानते हैं लोकसभा, दूसरी आप जानते हैं राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है
कि जो संसद है उसके कितने अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा के उच्च सदन कहते हैं, मतलब राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही वह किसी सदन में बैठता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं दे देता है। तो अगर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को न मिलाया जाए तो पूरा देश संचालन बिगड़ जाएगा, जो राजा है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। तो राज्यसभा और लोकसभा जो मंत्रीगण बैठे हुए हैं, अगर वो राष्ट्रपति की फाइनल डिसीजन, फाइनल सिग्नेचर नहीं लेंगे तो फिर उस राष्ट्रपति का जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, जिसको राष्ट्रपति को अग्रगणी रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पार्लियामेंट में है लोकसभा की पृष्ठभूमि। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 17 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान के 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु बाद में इसमें वृद्धि की गई। 31वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना है, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई थी उस समय। और आगे देखते हैं इसमें दोस्तों, लोकसभा की पृष्ठभूमि में चला आ रहा है। वर्तमान में गोवा, दमन और दीव पुनर्गठित अधिनियम 1987 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1987 के द्वारा जो पुनर्गठन अधिनियम आया 552 हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें, भारतीय संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। यह भारतीय संसद का प्रथम सदन है। लोकसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। आपको इसे याद रखना है। अनुच्छेद 81 सब क्लॉज 1 क ख के अनुसार लोकसभा का गठन राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए, मतलब डायरेक्टली जो चुने हुए हैं व्यक्ति, 530 से अधिक न होने वाले सदस्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करने वाले 20 से अधिक न होने वाले सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो ये गठन बताया गया है इसमें। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लोकसभा में सीटों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स। सीटों की कुल संख्या कितनी है? 545। यहाँ पर 543 प्लस 2 बताते हैं कैसे है। सामान्य या आम निर्वाचन क्षेत्र से आएंगी 423, अनुसूचित जाति और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से 79 सीट्स हैं, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र से 41 सीट हैं और आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन के लिए निर्धारित सीट हैं 2। इस तरह से टोटल हो जाती हैं 545, मतलब 543 प्लस 2। परिसीमन आयोग की यह सिफारिश उसकी रिपोर्ट का भाग नहीं है, अतः यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।
देश में पहला परसिमन आयोग 1952 में, दूसरा 1962 में और तीसरा ऐसा आयोग 1973 में गठित किया गया था। यहाँ पर दोस्तों मैंने बता दिया है कि कौन सी सीट कितने राज्य को मिली हुई है, कितनी सीटें, ये देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहाँ पर ये, और उसकी ये क्षेत्राधिकार है, ये टाइप आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर। तो इस तरह से स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी मैंने बता दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखना है टोटल कितनी हो जाती हैं ये, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेनी है। ये यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं केरला है, लक्षद्वीप है, गुजरात है, हरियाणा है, और ये यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर नेशनल जो कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है इसके बारे में है, और यूनियन टेरिटरी यहाँ पर दादर नागर हवेली और दमन दीव को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये अब एक कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये सीटें 2 हो जाती हैं, यहाँ पर निशान लगा दिया है मैंने, क्योंकि ये 26 जनवरी से सन 2019 से यूनियन टेरिटरी जो है दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। तो अब जो कुल टोटल जो यूनियन टेरिटरी हैं वो 8 हैं। जम्मू कश्मीर राज्य 370 से हट चुका है, वहाँ लद्दाख और जम्मू जो कश्मीर है वो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो चुकी हैं। तो कुल मिला के 9 होती थी, जिसमें से दमन और दीव नागर हवेली को एक कर दिया गया है, इसलिए ये हो जाती हैं 8 टोटल। तो ये सारी चीज़ आप इसमें पढ़ लेंगे, ये सारा लिखा हुआ है, समझ सकते हैं। ये काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है, इसे आप देखना ध्यान से, और इसे बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं लेंगे। सारी चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे तो वाकई आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि जब तक 2001 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक लोकसभा की सदस्य संख्या 545 ही रहेगी। ये तब कर दिया गया था। 91वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा अब यह व्यवस्था 2026 तक कर दी गई है। 545 ही रहेंगी 2026 तक, ये बना दी गई है। तो अभी यथावत वैसी ही बनी हुई है और इसमें कोई एज इट इज है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत मूलतः 10 वर्षों के लिए किए गए थे, जिसे 1960 के 8वें संविधान संशोधन और 1969 के 23वें संविधान संशोधन और 1980 के 45वें संविधान संशोधन और 1989 के 62वें संविधान संशोधन और 1999 के 79वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाए गए। ये यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजातियों, जातियों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा में सीटों के जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है ये समय समय पर बढ़ा दिए गए हैं। आप दोबारा से इसको पढ़ सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सन 1999 के 79th मतलब कि 79वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बढ़ाई गई 10 वर्ष की अवधि 25 जनवरी, ये डेट आपको याद रखनी है, 2010 को समाप्त होने से पूर्व संसद द्वारा अगस्त, तो 90वां संशोधन यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये एक को मैं काट देता हूँ इसमें। 90वां संविधान संशोधन पारित करते हुए लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आंग्ल भारतीयों की सीटों का ये आरक्षण आगामी 10 वर्षों अर्थात जनवरी 2020 तक उपलब्ध रहेगा, अवेलेबल रहेगा, ये उपबंध बना रहेगा, ये कर दिया गया।
इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 334 में 60 वर्षों के स्थान पर अब 70 वर्ष शामिल कर दिए गए हैं। तो ये जो अनुच्छेद, ये आरक्षण दिया जा रहा है, ये 334 के तहत 60 वर्षों के स्थान पर अब 70 वर्ष शामिल कर दिए गए हैं। आगे आते हैं, इसमें समझते हैं। लोकसभा के सदस्य भारत के उन नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं जो कि वयस्क हो गए हैं, मतलब कि उन्होंने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक, ये याद रखना है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वयस्क माना जाएगा। ये संशोधन आपको याद रखना है। भारत में 1952 से लेकर अब तक की अवधि में 17 लोकसभा 2019 को मिलाते हुए 17वीं, मतलब ये लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो 17वीं लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। वर्तमान में लोकसभा का गठन 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। अभी जो हो रहा वर्तमान में 1971 की जो जनगणना थी उसी के आधार पर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेशंस ऑफ लोकसभा हैं। तो फर्स्ट सेशन हुआ था जो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उस समय 13 मई 1952 को। इस तरह से सेकंड हुआ था अप्रैल को, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे में भी जवाहरलाल, फिर इंदिरा गांधी आई। इस तरह से आपको ये याद रहेगा और ये इसकी आप डेट याद रख सकते हैं। इसको आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये आपको बेकार नहीं लिखा है, मैंने कुछ सोच के ही लिखा है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें, आपके ये काम में आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें अवधि, इसकी अवधि के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। संविधान के अनुसार लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं रह सकती है। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच का समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिमाग में बनाए रखना है इसे। अब इसमें देख सकते हैं आप, और आगे बढ़ते हैं। इसमें अब तक लोकसभा का उसके गठन के बाद 5 वर्ष के भीतर 4 बार, अर्थात 1970 में, मतलब कि ये 4 बार क्या हुआ है, यहाँ पर विघटन हुआ है। पहला जो हुआ था 1970 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी की सलाह पर हुआ था। 1979 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी सलाह पर हुआ था। और 1991 में इंद्र कुमार गुजराल की सलाह पर, और 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर ये जो लोकसभा थी वो विघटित हुई थी और इस प्रकार मध्यावधि चुनाव कराए गए थे। ये ध्यान रखना है, मध्यावधि चुनाव उस समय कराए गए थे। तो ये 4 बार ऐसा हो चुका है। ये डेट आपको याद रखनी है, और डेट याद नहीं की तो इंदिरा गांधी और चरण सिंह और ये इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, हर चीज़ आपको विजुलाइज हो जाए, समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। इसमें लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, लेकिन लोकसभा के पिछले अधिवेशन की अंतिम बैठक की तिथि तथा आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति या कोरम जिसे कहते हैं, सदन की कुल संख्या का, पूरी जो सदन की कुल संख्या है उसका 1/10 भाग होना चाहिए।
तब जो है राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी है? अगर ये वीडियो वाकई अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल पर अगर आप नए हैं, और कमेंट करना न भूलें। आपके कमेंट हमें ताकत देते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं। और अगर आप कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो आपकी सलाह का सुझाव का बहुत बहुत स्वागत है। और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ और इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।